Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Dear students, today I am going to teach you deformities of skeleton. इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने स्केलेटन और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है। स्केलेटन जो होता है बेसिकली इसका काम होता है सपोर्ट करना एंड एज वेल एज मूवमेंट करवाना, लोकोमोशन करवाना। अगर स्केलेटन के अंदर ही डिफॉर्मिटीज से मुराद क्या है, कुछ उसकी जो स्पेसिफिक बोन्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएं तो फिर क्या स्केलेटन अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। तो वो आज हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिफॉर्मिटीज़ से मुराद क्या है और कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ हैं और किस किस वजह से ये डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो होती हैं। अब डिफॉर्मिटीज़ से बेसिकली जो इसका मतलब लेते हैं वो ये कहते हैं कि अपने फंक्शन से हट जाना, डिफॉर्म हो जाना, शक्ल में तब्दीली आ जाना ऑफ द स्केलेटन, बोन्स की। अब इसके पीछे जो काजेज़ हैं वो मेनली तीन काजेज़ हैं। एक आपके पास आते हैं जेनेटिक काजेज़ जो कि आपको विरासत में मिले हुए होते हैं। दूसरे हार्मोनल काजेज़ कि अगर कहीं पे किसी हार्मोन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, कम या ज़्यादती की वजह से जो है डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाए, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएं। और तीसरे हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रिशनल काजेज़ जो कि हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ऐसे ही समझ लें, क्योंकि हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते और फिर मुख्तलिफ़ तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम बारी बारी इनके बारे में पढ़ते हैं। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक काजेज़ हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो आता है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, जुड़ नहीं पाती। क्या एक बोन होती है पैलाटाइन, आपने पीछे पढ़ी थी, फेशियल बोन में आती है। पैलाटाइन जो है वो फ्यूज़ नहीं हो पाती मैक्सिला के साथ। तो इस वजह से क्या होता है, जब ये फ्यूज़ नहीं हो पाती एक कैविटी रह जाती है। अब ये जो कैविटी है डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर रहेगी, नेज़ल पोर्शन एंड ओरल के अंदर। ओरल और नेज़ल पोर्शन के अंदर जब कैविटी रह जाती है तो फिर होता क्या है कि जब इस तरह का जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, वो फूड इनटेक करेगा, वो फूड किधर जाएगी, स्टोमिक के जाने के साथ साथ वो किधर चले जाएगी, नेज़ल कैविटी में चली जाएगी और नेज़ल कैविटी से वो किधर चली जाएगी, लंग्स के अंदर चले जाएगी, जिसकी वजह से उसको इनहेल करने में एंड एज वेल एज खाने में एज वेल एज पीने में जो है वो पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है। और जब ये लंग्स में जाती हैं तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोनिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको हम वैसे तालू की बीमारी भी कहते हैं अगर हम अपनी उर्दू ज़बान में कहें तो, कि जो आपका पास पैलेट है, ये पैलाटाइन है, उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती, वो फ्यूज़ नहीं हो पाती, जुड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी में कॉमन जो है वो रास्ता बन जाता है, जिसकी वजह से खुराक जो है वो ईसोफेगस में जाने के बजाय थोड़ी बहुत जो है वो किधर चली जाती है, ट्रैकिया के अंदर चली जाती है, लंग्स के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, सीवियर निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, माइक्रोसेफेली। सेफेली जो है बेसिकली वो सेफेलाइजेशन से वर्ड निकला है, यानी कि ब्रेन फॉर्मेशन से निकला है। तो सेफल का मतलब होता है ब्रेन। सेफेलोपोड जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसमें ऑक्टोपस है, उसमें आप देखते हैं कि ब्रेन आपको क्लियर नज़र आ रहा होता है। माइक्रो मीन छोटा, माइक्रोसेफेली मीन रिड्यूस स्कल। कुछ जो स्कल है वो रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो नॉर्मल हालात से हट कर जो है वो बिहेव करता है और ये सम टाइम क्या हो जाता है, इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन, ऐसे लोगों का अपनी मोटर नर्व्स पर जो है वो कंट्रोल नहीं होता। तो ये भी किसकी वजह से है, जेनेटिक डिसऑर्डर है कि स्कल जो है वो नॉर्मल साइज से छोटा हो चुका है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है या जेनेटिक काजेज़ हैं उनमें से अर्थराइटिस भी जो है वो एक अहम काज है। और अर्थराइटिस जो है ये बीमारी क्या होती है, डीजेनरेटिव डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि हड्डियां जो हैं उनके ऊपर जो कार्टिलेज होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा सब अर्थराइटिस में होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये बेसिकली क्रोनिक होती है, ख़तरनाक होती है, क्रोनिक डिजीज़ है ये।
मोस्टली ये कहाँ पर, मैंने आपको बोला है कि जो कार्टिलेज पोर्शन है तो वो कहाँ पर होता है, जॉइंट्स के अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम काज होती है। और इसकी भी जो वजह है वो कौन सी होती है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है। जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से आपके पास अर्थराइटिस होता है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, एक तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो पेन होती है, पेंट लिखा गया, पेन होती है जॉइंट्स के अंदर। ये आपके पास जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसके बाद हमारे पास आते हैं दूसरे हार्मोनल काजेज हैं। हार्मोनल काजेज में जो मेनली आपकी बुक में लिखा गया वो है, बेसिकली जो बीमारी होती है वो है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब हो जाता है पोरस, यानी कि हड्डी के अंदर सुराख हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, कि कैल्शियम को दोबारा से हड्डी से निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बोन सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ इसका और क्या काज होता है, लैक ऑफ डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये वो चीज़ें हैं जो हड्डी को क्या कर रही होती हैं, मजबूत कर रही होती हैं, यही नहीं डिपॉजिट हो पाती। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा हार्मोन की वजह से होता है। और वो हार्मोन कौन सा है, बेसिकली आपके पास वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन जो है ये मेनली फीमेल के साथ लिंक है, फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रोड्यूस होता है क्वांटिटी के अंदर। तो आप कहते हैं ऐसी फीमेल जिनकी एज 45 अबव हो जाए, उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो स्टॉप होने को आता है। और इस स्पेसिफिक कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। और इस कंडीशन में जो सफिशिएंट अमाउंट होती है एस्ट्रोजन की जो सफिशिएंट अमाउंट है वो क्या हो जाती है, लो कर जाती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस। क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसका मेनली काम ये भी होता है कि ये हड्डियों को मजबूत रखने में हेल्प करता है। आप समझ लें कि आपके स्केलेटन को जवान रखने में एस्ट्रोजन जो है ये काम करेगा। अब जब एस्ट्रोजन होता ही नहीं है या कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो जो बोन्स हैं उसके अंदर पोर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अब इसका जो इलाज है वो क्या होता है, मेनली औरतें जो हैं वो ERT एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी करती हैं। अब एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी से क्या मुराद है कि इसकी जगह पर जो आपके पास सिंथेटिक होता है एस्ट्रोजन, या लेबॉर्ट्री मेड होता है, या बाहर से पिल्स की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में फीमेल्स क्या करती हैं, एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस लगवाती हैं, पिल्स खाती हैं, ताकि क्या हो, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, जिसकी वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से जो है वो बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, वो है न्यूट्रिशनल काजेज़। न्यूट्रिशन में क्या है कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं होती, और मेनली ये जो न्यूट्रिशनल काजेज़ हैं ये बच्चों के अंदर आते हैं, क्योंकि बड़े तो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, सम टाइम बच्चे जो होते हैं वो कुछ चीज़ों के टेस्ट को जो है वो पसंद नहीं करते और फिर उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है सामने। तो पहली कौन सी प्रॉब्लम है, दैट इज़ द ऑस्टियोमेलिशिया। ऑस्टियो मीन हड्डी, मेलिशिया मीन सॉफ्टनिंग, यानी कि आप कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों का नरम हो जाना क्या कहलाता है, ऑस्टियोमेलिशिया कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑस्टियोमेलिशिया है कि किस वजह से, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो बच्चा होता है वो प्रॉपर कैल्शियम एंड एज वेल एज फॉस्फेट की जो क्वांटिटी है उसको वो पूरा नहीं ले रहा होता, नहीं इनटेक कर रहा होता, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, बोन की सॉफ्टनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब कैल्शियम और फॉस्फेट की जो क्वांटिटी है वो ली नहीं जाएगी, तो ये फिर क्या होंगे, डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे, जिससे क्या होगा, बोन जो है वो नरम होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो वेट बेरिंग बोन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जैसे आपके पास फीमर है, टिबिया फेब्यूला है या पेल्विक है, उनके अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो ये सारा था ऑस्टियोमेलेशिया के अंदर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द रिकेट्स। रिकेट्स किसको बोलते हैं? आप कहते हैं कि जो स्पेशली लेग्स की बोन होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, टिल्ट कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से अपनी टांगों पर वज़न नहीं डाल सकता। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लेग्स हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लेग्स बोन। अब इसकी वजह से क्या होता है, पूरी तरह से जो बच्चा होता है वो अपनी टांगों पर वेट नहीं डाल सकता, अब जिसकी वजह से उसको चलने में प्रॉब्लम होगी। इसकी जो काजेज़ हैं वो क्या है, डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है विटामिन डी को सिंथेसाइज कर सकती है, तो अगर बच्चों के अंदर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखें, और धूप भी किस टाइम की, जो सुबह के टाइम पर होती है धूप, उसमें रखें ताकि उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो कम हो और इस तरह से उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाएं। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ द डिस्क स्लिप, या फिर आप उसको बोलते हैं हर्नाइजेशन। डिस्क स्लिप क्या है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये वर्टिब्रल कॉलम की फॉर एग्जांपल वर्टिब्रीज हैं दो। अब इन दो वर्टिब्रीज के दरमियान में एक डिस्क होती है, और ये डिस्क किस से मिलकर बनी हुई होती है, कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द वर्टिब्रल डिस्क का नाम देंगे। अब ये जो वर्टिब्रल डिस्क है इसको अगर बनाया जाए तो कुछ इस तरह से, बाहर की तरफ ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और अंदर की तरफ इसमें क्या है, पल्प पड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं फ्लूइड पड़ा हुआ है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियर पल्पोसिस। और ये जो बाहर है ये फाइबर से मिली हुई है, इसको हम बोलते हैं एनुलर फाइब्रोसिस। अब ये जो डिस्क है ये स्लिप कैसे होती है, फॉर एग्जांपल ये जो डिस्क है जब कहीं पे ट्रॉमा आ जाए, फॉर एग्जांपल चोट लग गई है, या फिर आपने क्या किया है, वेट जो है उसको अपराइट किया है, उठाया है यानी कि, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब आपने वेट को पकड़ के खुद को सीधा करने की कोशिश की है और उस वजह से बॉडी इम्बैलेंस हुई है, तो ये डिस्क क्या कर जाती है, यहाँ से स्लिप कर जाती है या फिर रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर पल्पोसिस होता है ये बाहर आ जाता है। एक्चुअली होता कब है, जब एनुलर फाइब्रोसिस जो है, फाइबर से मिला हुआ जो सब्सटेंस है, ये जो कार्टिलेज है, जब ये रप्चर करता है तो इसमें जो न्यूक्लियर पल्पोसिस है वो बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वो टच करता है आपकी स्पाइन के साथ। जब स्पाइन के साथ टच करेगा तो पेन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बंदा जो है वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर सकता, और इसको आप क्या बोलते हैं, यानी कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये रप्चर हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए, इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड हर्नाइजेशन और डिस्क स्लिप। और इसके काजेस क्या हैं, या तो ट्रॉमा हो सकता है या फिर आपने बहुत ज़्यादा भारी वेट उठाया, इसकी वजह से जो है। अब ये जो डिस्क है बेसिकली ये क्या करती है, कुशन की तरह काम कर रही होती है वर्टिब्रीज के दरमियान, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम कर रही होती है, ताकि क्या हो, अगर कोई शॉक आता भी है तो उसको वो क्या कर सके, बियर कर सके। अब अगर ये स्लिप हो जाए तो फिर क्या होता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर। अब इसमें क्या हो जाता है, बंदा डिसेबल हो जाता है काफ़ी टाइम के लिए, और वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पाता। तो इसका अब कंप्लीट जो होता है इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो क्या है, कंप्लीट बेड रेस्ट होती है। अगर कंप्लीट बेड रेस्ट से भी जो है वो ये ना ठीक हो तो फिर क्या किया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली, और ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है कि इसको आप सर्जिकली फिर क्या कर देते हैं, रिमूव करा देते हैं बॉडी से। नेक्स्ट हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स स्पोंडोलाइसिस। स्पोंडोलाइसिस में क्या है,
फ्यूजन हो जाती है, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रीज। जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रीज हैं उनके अंदर फ्यूजन हो गई। फ्यूजन होने की वजह से वो जो लचक है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं रहती, और इसके वजह से क्या हो जाता है, इमोबिलिटी, यानी कि मूव नहीं कर सकता बंदा आसानी के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्डिलोलाइसिस बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ द स्कैटिका। स्कैटिका बेसिकली जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्काइएटिक नर्व डिस्टर्ब हो जाती है। और ये डिस्टर्ब क्यों होती है, या तो ट्रॉमा हो या फिर क्या हो डियर स्टूडेंट्स, रॉन्ग इंसर्शन ऑफ इंजेक्शन इन बटक, कि बटक के अंदर जो है वो इंजेक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं लगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्काइएटिक नर्व्स जो है ये डिस्टर्ब होगी। अब ये जब डिस्टर्ब होती है, इसके साथ प्रॉब्लम होती है, तो फिर क्या होता है, स्टेबिंग पेन होती है, शदीद बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की पेन होगी, विच लीड्स टू इमोबिलिटी ऑफ लेग। जो आपके पास 4 लिम्ब है पूरे का पूरा, उसके अंदर इमोबिलिटी आ जाती है, वो जो आसानी से मूव नहीं कर सकता। आपका जो है अपनी मोटर नर्व्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता। अब ये जो स्कैटिक नर्व है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, जो लंबर रीजन है, हमने पीछे पढ़ा था, लंबर एंड सैक्रम रीजन से स्टार्ट होती है ये स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये जाती किधर है, आपके फुट तक जाती है। तो ये बहुत लंबी नर्व है जिसका काम क्या होता है, पूरी टांग की जो मोशन है उसको कंट्रोल करना, आपकी जो एंकल बोन है उनको कंट्रोल करना, आपकी जो फेलेंजीज है उसको कंट्रोल करना, सोल को कंट्रोल करना। मतलब इस सारी का काम क्या होता है कि जो पूरी की पूरी मोशन होती है लेग की, उसको ये क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेशली जो न्यूरॉन है या नर्व सेल होते हैं, उनकी रिकवरी या तो बड़ी स्लो होती है, स्लो रिकवरी होगी, या फिर क्या होगा, इनकम्प्लीट रिकवरी, यानी कि ये नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। अब इसमें जो इसका जो एरिया है बेसिकली वो कौन सा डिस्टर्ब होता है, दैट इज़ द प्रॉक्सिमल। जहाँ से ये स्टार्ट होती है वो एरिया डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे जितना भी पोर्शन है वो सारा फिर काम प्रॉपरली नहीं कर पाता और इंसान को बड़ी शदीद दर्द रहती है। अब ये मैंने आपको बताया है 2 वजह से हो सकती है, या तो इंजेक्शन गलत लग गया है, या फिर इंसान जो है वो गिरा है, उसको चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, तो डायरेक्ट अगर वो लंबर और सैक्रम रीजन के ऊपर फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्रल डिस्क जो है ये रप्चर कर जाती है, या कोई मोहरा जो है वर्टिब्री जो है वो टूट जाती है, और उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये जो स्काइएटिक नर्व होती है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, और जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होगा, सीवियर पेन होगी, और आपकी जो है हाइंड लिम्ब जो हैं उनके अंदर कंप्लीटली इमोबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ द अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो है डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ये डीजेनरेटिव डिजीज़ है। डीजेनरेटिव डिजीज़, डीजेनरेटिव का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाना, यानी कि वहाँ पर जो बोन्स हैं उनके अंदर आहिस्ता 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 से जो मिनरल्स हैं वो निकलते जाते हैं और फिर वो डीजनरेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और इसकी वजह से जो जॉइंट हैं, ऐसे जॉइंट्स जो साइनोवियल हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जॉइंट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो स्वेल कर जाती है, और जो साइनोवियल फ्लूइड था, प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड जो है वो क्या हो जाती है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, फ्रिक्शन इन्हांस कर जाएगी, फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी
उससे क्या होगा कि हड्डियां आपस में टकराएंगी और ऊपर वाला जो कार्टिलेज बोन है वो ऊपर से उतर जाएगी और उसकी वजह से डायरेक्ट जो बोन है वो एक दूसरे के ऊपर टकराएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्टिलेज के उतरने की वजह से, बोन टकराने की वजह से शदीद पेन होती है, फ्रिक्शन होती है, इस वजह से इमोबिलिटी हो जाती है, बंदा जो है वो आसानी से मूव नहीं कर सकता। अब इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके काजेज़ डिफरेंट हैं आपके पास, बट जो आपकी बुक में है वो कौन कौन से, दैट इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक ये भी है कि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो फिर भी ये प्रॉब्लम आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और इसकी ट्रीटमेंट फिर क्या होगी, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स खा के आप इसको जो है वो इसका इलाज कर सकते हैं, बट ये क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता। ये समझ लें कि कुछ थोड़े टाइम के लिए आप इसको जो है वो कर रहे होते हैं। अब ये जो कि क्रोनिक है, और इसमें जो क्रोनिक है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसकी बाकी कुछ और भी टाइप्स हैं वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। दैट इज़ द गाउटी अर्थराइटिस, and rheumatoid arthritis। तो गॉटी आर्थराइटिस को आप गेंठिया भी बोलते हैं और ऑस्टियो आर्थराइटिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा रिपेयर ऑफ बोन के ऊपर। थैंक यू।